हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ एंडोलोगस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में हम अराउंड 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड ईच क्वेश्चन से रिलेटेड हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे विच विल बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विथ our फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज the productivity of which of the following crops had initially increased ड्यू टू द ग्रीन रिवॉल्यूशन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि वीट एंड राइस। तो वीट एंड राइस का जो प्रोडक्शन था इट वाज हाईली इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन और हरित क्रांति इन हिंदी। So green revolution started in India in the mid 1960s to overcome the food shortages in our country. यहाँ पे बेसिकली HYV सीड्स को यूज़ किया गया था। HYV stands for high yielding variety seeds were mainly developed फॉर वीट एंड राइस प्रोडक्शन। इसके अलावा यहाँ पे हमने इरिगेशन के लिए कैनाल्स को यूज़ किया गया था। कैनाल्स वर यूज्ड ऑल्सो पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स वर यूज्ड ड्यूरिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन। These crops showed rapid productivity growth due to assured irrigation, use of chemical fertilizers and pesticides, government support through MSP and subsidies. They were provided under this ग्रीन रिवॉल्यूशन। अगर हम बात करें ग्रीन रिवॉल्यूशन की तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर इंडिया में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, जबकि वर्ल्ड में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। अगर हम बात करें ग्रीन रिवॉल्यूशन की, यहाँ पे मोस्ट बेनिफिटेड क्रॉप वीट थी। वीट के बाद राइस थी, बट मोस्ट बेनिफिटेड क्रॉप वॉज वीट। एंड पंजाब वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिसने ग्रीन रिवॉल्यूशन को अडॉप्ट किया था, यानी कि फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इसके अलावा कौन सी कंट्री ने इंडिया को हेल्प किया था फॉर प्रोवाइडिंग HYV सीड्स? इसके लिए सही आंसर हो जाएगा मैक्सिको ने हमको हेल्प किया था फॉर प्रोवाइडिंग अस द HYV सीड्स फॉर वीट। HYV वीट सीड्स मैक्सिको ने हमें प्रोवाइड किए थे। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन को एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। एंड यहाँ पे लीस्ट बेनिफिट पल्सेस यानी कि दालों को लीस्ट बेनिफिट हुआ था, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। Next question: who discovered the laws of levers and pulleys which allow us to move heavy objects using small force? Correct answer for this question will be ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर्किमेडीज। तो आर्किमेडीज ने लॉ ऑफ लेवर्स को एक्सप्लेन किया था, जो हमें हेल्प करता है टू विच हेल्प अस टू लिफ्ट अप और मूव अ लोड विथ लेस एफर्ट. So Archimedes formulated the law of lever explaining how small force can balance or move larger weight using a longer arm. यानी कि लॉन्ग आर्म होने पर अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स भी लगाया जाए तो बेसिकली ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट को उठा सकता है। तो ये बेसिकली सिंपल वर्ड्स में आर्किमेडीज का प्रिंसिपल था। सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो एफर्ट जिस आर्म पे लगा रहे हैं वो इक्वल होगा लोड के वेट के बराबर इनटू लोड की जो आर्म है उसके बराबर। सो ये बेसिक में एक तरीके से डेफिनेशन है लॉ ऑफ लेवर्स की विच वॉज गिवन बाय आर्किमेडीज। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे और लाइक पाइथागोरस का नाम दिया है। पाइथागोरस, इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दिया था या पाइथागोरियन थ्योरम भी इसे कहा जाता है। यूडॉक्सिस की बात करें, यूडॉक्सिस ये मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी से एसोसिएटेड थे और इन्होंने थ्योरी ऑफ प्रपोर्शंस दी थी। डेमोक्रिटस की बात करें, ही वॉज फेमस फॉर प्रपोजिंग द एटॉमिक थ्योरी ऑन मैटर। तो मैटर के ऊपर जो एटॉमिक थ्योरी दी थी वो डेमोक्रिटस ने दी थी। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण, जिसको पोखरण 1 के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फखरुद्दीन अली अहमद इंडिया के प्रेसिडेंट थे जब इंडिया ने फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर टेस्ट को किया था पोखरण में। इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण 1 ऑन 18th of May 1974, कोडेड स्माइलिंग बुद्धा। तो इसका कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। फखरुद्दीन अली अहमद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम of this historic test, and Fakhruddin Ali Ahmed, he was the president, and the test marked India's entry into the group of nuclear capable nations. इसके अलावा अगर हम बात करें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और ये प्रेसिडेंट थे इंडिया के ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पोखरण 2, जब सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने किया था
पोखरण सेकंड के नाम से 1998 में, तब ये इंडिया के प्रेसिडेंट थे। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इफ वी टॉक अबाउट डॉक्टर वीवी गिरी, तो वीवी गिरी ये भी इंडिया के प्रेसिडेंट रहे थे बिफोर न्यूक्लियर टेस्ट, और 1969 से लेकर 74 तक इनका टेन्योर रहा था। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who set the new Guinness World Record for the fastest badminton shot measuring a speed of 565 kilometers per hour in July 2023? The correct answer for this question will be option number 4, यानी कि सात्विक साईराज रानकी रेड्डी। सो ही वॉज द पर्सन जिन्होंने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया फॉर द फास्टेस्ट शॉट इन बैडमिंटन, जिसकी स्पीड 565 किलोमीटर पर आवर थी। Guinness World Record. This record was verified by Guinness World Records in April 2023 and widely reported in July 2023. तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। एंड किदम्बी श्रीकांत, साइना नेहवाल एंड पीवी सिंधु, these are also the badminton players of India. Next question. Which international treaty was adopted in 1992 to combat global warming and prepare for its effects? Correct answer for this question will be option 4, yani United Nations Framework Convention on Climate Change. The UNFCCC was adopted in 1992 at the Earth Summit in Rio de Janeiro to address the global warming and climate change. Its primary objective is to stabilize greenhouse gas concentrations at a level that prevents dangerous human interference with the climate change. बेसिकली अगर हम बात करें इस मीटिंग की, सो UNFCCC ने इसे अडॉप्ट किया था 1992 में, जब रियो डी जनेरियो में अर्थ समिट हुआ था। रियो डी जनेरियो में यहाँ पर ही से अडॉप्ट किया गया था। इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर द लेटर एग्रीमेंट्स लाइक क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में एंड पेरिस एग्रीमेंट 2015 में। तो इस UNFCCC ने एक तरीके से फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड करे थे, यानी फ्रेमवर्क्स प्रिपेयर कर लिए थे इन दिस मीटिंग इन 1992 एट रियो डी जनेरियो। किसके लिए? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का है एंड पेरिस एग्रीमेंट 2015 के लिए। Next question, who was the first sultan in recorded history of Dargah Sharif to visit the shrine of Khwaja Muinuddin Chishti? Correct answer for this question will be option number 3, यानी कि Alauddin Khilji. So Alauddin Khilji is regarded as the first sultan in recorded history to visit the Dargah Sharif of Khwaja Muinuddin Chishti at Ajmer पे situated है. His visit reflects the early state patronage given to Sufi saints by the Delhi Sultans. This you have to keep in mind. If we talk about Alauddin Khilji, he belongs to the Khilji dynasty of Delhi Sultanate. अगर हम बात करें इनके रूलिंग पीरियड की, तो 1296 से लेकर इन्होंने 1316 तक रूल किया था। अबाउट 20 ईयर्स हम इसे कह सकते हैं। अदर देन दैट अगर हम बात करें खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर की, तो खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे जलाउद्दीन खिलजी। एंड अलाउद्दीन खिलजी का जो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी था, इट वॉज वेरी मच फेमस, और इसको प्राइस कंट्रोल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता था, अलाउद्दीन खिलजी का जो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड महात्मा गांधी लीड द सत्याग्रह एंड हंगर स्ट्राइक फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 3, यानी 1918 में गांधी जी ने इंडिया में पहला भूख हड़ताल, यानी कि हम कह सकते हैं हंगर स्ट्राइक की थी इन 1918। महात्मा गांधी, हु इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द नेशन और बाबू, led the Ahmedabad mill strike, where he undertook his first hunger strike in India to support the textile workers. This movement combined Satyagraha, which was non-violent resistance, with fasting as a moral pleasure, marketing new phase in India's freedom struggle. ये आपको ध्यान में रखना है। If we talk about गांधी जी का फर्स्ट मूवमेंट इंडिया में, so it was 1916-17 का चंपारण मूवमेंट एट बिहार, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1917 बेसिकली हम कह सकते हैं चंपारण मूवमेंट हुआ था। 1919 में गांधी जी ने रावलेट सत्याग्रह किया था, और यहाँ पे ही जलियांवाला बाग मसाकार भी 1919 में हुआ था, अप्रैल 1919। इसके अलावा 1920 में क्या हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी के लीडरशिप में लॉन्च हुआ था। Next question, which substance is commonly used as an acid-base indicator which turns red in acidic solution and blue in basic solutions? Correct answer होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि लिटमस पेपर।
तो लिटमस पेपर एक नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर है जिसे ऑब्टेन किया जाता है लिचिन से. इट टर्न्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशंस एंड ब्लू इन बेसिक और अल्कलाइन solutions. It is commonly used in laboratories for quick and simple identification of acids and bases. This you have to keep in mind. If we talk about litmus paper, तो लिटमस पेपर इसे लेचिन से ऑब्टेन किया जाता है. रेड होता है ये एसिडिक मीडियम में और ब्लू होता है ये बेसिक मीडियम में. अगर हम बात करें मिथाइल ऑरेंज की, तो मिथाइल ऑरेंज भी एक इंडिकेटर है. एंड मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, चेंज हो जाता है फ्रॉम रेड टू येलो. किसमें रेड टू येलो हो जाता है, एसिडिक मीडियम में, ब्लू नहीं होता है. और बेसिकली अगर हम बात करें फिनॉल की, तो ये एक इंडिकेटर नहीं है इस टर्म्स में. ब्रोमोमिथाइल ब्लू की बात करें तो ब्रोमोमिथाइल ब्लू येलो होता है एसिडिक सॉल्यूशन में और ब्लू कलर दिखाता है बेसिक में. लेकिन हमें क्वेश्चन ने पूछा है रेड दिखाता है एसिडिक में और ब्लू दिखाता है बेसिक में, तो आंसर लिटमस पेपर ही होगा इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. When did James Chadwick prove the existence of neutron as an elementary particle devoid of any electric charge? Correct answer will be option number 2, यानी कि 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था और इसे एक एलिमेंट्री पार्टिकल बताया था जिसमें कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं प्रेजेंट होता है. The neutron is an electrically neutral, uncharged elementary particle present in an atomic nucleus. This discovery explained the extra mass of atomic nuclei and played a crucial role in the development of nuclear physics. This you have to keep in mind. Next question, which of the following is not an antecedent river in India? Correct answer for this question will be option number 3, यानी कि कोसी रिवर. तो कोसी रिवर इंडिया की एक एंटीसीडेंट रिवर नहीं है. एंटीसीडेंट रिवर्स ऐसी रिवर्स होती हैं जो एग्जिस्ट करती हैं बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज एंड मेंटेन देयर कोर्स बाय कटिंग थ्रू rising mountains. Indus, Ganga and Yamuna are classic examples of antecedent rivers in India flowing across the Himalayan region. एंटीसीडेंट रिवर्स ऐसे रिवर्स होती हैं जो एग्जिस्ट करती हैं बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज और अपने फ्लो को मेंटेन करती हैं और एक तरीके से माउंटेन्स को कट करते हुए ये बहती हैं. कोसी इज अ कॉन्सिक्वेंट रिवर नोन फॉर इट्स फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ course ड्यू टू रिवर ड्यू टू हैवी सेडिमेंट डिपोजिशन. और कोसी रिवर बेसिकली ये बिहार में एंड झारखंड में फ्लो होती है. Next question. According to the census of 2011, what was the recorded population growth rate of Hindu religion? Correct answer will be option 1, यानी कि 16.8%. So according to the census of 2011, the decadal population growth rate of Hindu community was approximately 16.8%. जबकि मुस्लिम्स का जो रेट था इट वॉज 24.6%. एंड अगर क्रिश्चियंस की बात करें इट वॉज 15.5% एंड सिख का था 8.4% और हिंदूज का था 16.8%. इसके अलावा अगर हम बात करें सेंसस ऑफ 2011 की, तो 2011 का सेंसस में जो census commissioner थे he was C Chandramouli. So C Chandramouli was the census commissioner at that point of time. 2011 में ये conduct किया था. It was the 15th census of our country and 7th census after independence of India. इसका जो रेफरेंस डेट है वो 1 मार्च 2011 जर्नल एरियाज का पाया जाता है एंड स्नो बाउंड रीजन्स में 1 अक्टूबर 2010. पॉपुलेशन की बात करें तो 121.8 करोड़ था इसमें. सेक्स रेशियो था हमारा 943 पर 1000 मेल्स एंड लिटरेसी रेट की बात करें सो इट वॉज अराउंड 74.4%. 04%. Next question. Which keyboard shortcut is used to increase the indent in a paragraph in MS Word 2010? Correct answer will be option 3, यानी कि CTRL plus M यानी control plus M को यूज किया जाता है to increase the indent of the paragraph. This you have to keep in mind. So this is used to increase the left indent of the selected paragraph. Each press of control plus M moves the paragraph further to the right. It is commonly used for formatting paragraphs and lists. This you have to keep in mind. Next question discuss कर लेते हैं. Which of the following is the headquarters of South Central Zone of Indian Railways? Correct answer for this question will be option number 2, यानी कि सिकंदराबाद. So सिकंदराबाद में हेडक्वार्टर सिचुएटेड है साउथ सेंट्रल जोन ऑफ इंडियन रेलवेज के. ये आपको ध्यान में रखना है. So the South Central Railway SCR zone
of Indian Railways has its headquarters at Secunderabad, Telangana. The zone was established in 1966 to improve administrative efficiency. It primarily serves the states of Telangana, Andhra Pradesh, Maharashtra, Karnataka and parts of Tamil Nadu. ये आपको ध्यान में रखना है. इसके अलावा अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें लाइक जबलपुर, तो जबलपुर ये हेडक्वार्टर्स है वेस्ट सेंट्रल रेलवे का. सिकंदराबाद एग्जाम्पल है, सॉरी, हेडक्वार्टर्स है साउथ सेंट्रल रेलवे का. अगर बात करें हाजीपुर की, तो हाजीपुर या हेडक्वार्टर्स है ईस्ट सेंट्रल रेलवे का. एंड बिलासपुर ये साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which amino acid is a precursor to the serotonin, a neurotransmitter that regulates your appetite, sleep and mood? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन यानी कि ट्रिप्टोफन. तो ट्रिप्टोफन ये एक अमीनो एसिड है, असेंशियल अमीनो एसिड है दैट सर्व्स एज अ प्रीकर्सर ऑफ सेरोटोनिन, जो एक होता है न्यूरोट्रांसमीटर, और ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल यानी कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मूड को, हमारे स्लीप को और हमारी भूख, एपेटाइट भूख एंड इमोशनल वेलबींग को मेंटेन करने में. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंडेमिक स्पीसीज ऑफ द आउल ऑफ सेंट्रल इंडिया is listed as an endangered in the IUCN Red List of 2018? Correct answer for this question will be option number 3 यानी कि forest owlet. तो forest owlet basically this is considered to be one of the endemic species now. इसका scientific name है Heteroglox blavity, is an endemic to Central India, was rediscovered in 1997 after being thought extinct. It has been listed as an endangered on the IUCN Red List since 2018 to habitat loss, deforestation and small population size. तो बेसिकली आपको ये नाम ध्यान में रखना है. बेसिकली दिस वाज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सो ऑफ कोर्स ये रिपीट होने के इसके चांसेस तो काफ़ी कम हैं, बट आप इससे रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिफिकेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस in the Supreme Court of India? Correct answer for this question will be option number 4 यानी कि an advocate of Supreme Court for at least 10 years. तो बेसिकली अगर किसी को अपॉइंटमेंट होना है, किसी का अपॉइंटमेंट होना है इन द पोजीशन ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो उसके लिए बेसिकली किसी भी पर्सन को एडवोकेट होना चाहिए किसी हाई कोर्ट का फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स के लिए. एक डिस्टिंग्विश्ड जज होना चाहिए प्रेसिडेंट की आंखों में, प्रेसिडेंट के ओपिनियन में एक डिस्टिंग्विश्ड जज होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल जज होना चाहिए प्रेसिडेंट की नज़र में, या फिर एक जज होना चाहिए हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स. तो ये तीन कंडीशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फॉर बीइंग अपॉइंटेड as a judge of Supreme Court. The Constitution of India outlines specific qualifications for the appointment of a Supreme Court judge under Article 124, Part 3, and these qualifications are citizen of India must have been a judge of High Court for at least 5 years. High Court में 5 साल तक एक जज होना चाहिए, या फिर एडवोकेट होना चाहिए किसी हाई कोर्ट का 10 सालों तक, या फिर एक रिस्पॉन्सिबल जज होना चाहिए इन द आइज ऑफ प्रेसिडेंट. Next question, which of the following books was written by the Roman writer Pliny the Elder? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नेचुरल हिस्ट्री. तो नेचुरल हिस्ट्री नाम की बुक लिखी थी प्लिनी ने, नेचुरल हिस्टोरिका भी इसे कहा जाता है. तो ये आपको ध्यान में रखना है. इंडिका की बात करें सो इट वाज ऑथर्ड बाय मेगास्थनीज. एंड इफ यू टॉक अबाउट जियोग्राफिका इट वाज रिटन बाय एरेटोस्थेनस. एरेटोस्थेनस ही इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी. सो नेचुरल हिस्टोरिका की बात करें इट वाज रिटन बाय प्लिनी the elder, a Roman author and natural philosopher. It is an encyclopedic work covering natural sciences, geography, zoology, botany, medicine, and mineralogy. Next question, what was the distance around in kilometers covered by the first ever train that ran between Bombay and Thane in 1853? Correct answer for this question will be option number 3 यानी कि 30. Next question, what was the distance around in kilometers covered by the first ever train between Bombay and Thane in 1853? Correct answer will be option 3 यानी कि 34 किलोमीटर्स कवर किया था फर्स्ट ट्रेन ने जो चली थी फ्रॉम बॉम्बे टू थाने. The first ever train in India ran on 16 April 1853 between Bombay, Boribandar and Thane.
The total distance covered was approximately 34 kilometers. This marked the beginning of the railway transport in India under the ब्रिटिश रूल. बेसिकली अगर हम बात करें इस टाइम पे जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे ही वॉज लॉर्ड डलहौजी. देयरफॉर डलहौजी को कहा जाता है एज द फादर ऑफ इंडियन रेलवेज. Next question. Identify a class of compounds that has a functional group OH. Correct answer will be option 1 यानी कि alcohol. तो alcohols के लिए जो symbol यूज किया जाता है it is OH. The OH group is responsible for the characteristic chemical properties of alcohols. Next question. Which of the following states has the highest fertility rate in India according to the census of 2011? Correct answer for this question will be option number 4 यानी कि बिहार का highest fertility rate है इंडिया में. According to the census of 2011, high fertility rate was associated with the lower female literacy, early marriages and limited access to family planning. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें यहाँ पे मैच करना है. तो यहाँ पे हमें बताना है कि बॉक्साइट की इनमें से कौन सा रिजर्व रीजन है. तो बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट का रिजर्व रीजन यहाँ पे लोअर धागा है. एंड माइका की बात करें तो माइका का यहाँ पे रिजर्व रीजन भिलवारा है. कोल की बात करें तो कोल का झारिया है. एंड कॉपर का झुंझुनू है. तो चलिए इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा. बॉक्साइट के लिए है लोहर धागा जो झारखंड में सिचुएटेड है. सो ये वेल नोन बॉक्साइट माइनिंग रीजन है. माइका की बात करें तो माइका ये भिलवारा में सिचुएटेड है. माइका की जो रिजर्व रीजन है ये भिलवारा में सिचुएटेड है जो राजस्थान में है. इसके अलावा अगर हम बात करें कोल की तो कोल की जो माइन है ये झारिया में है. एंड झारिया ये झारखंड में सिचुएटेड है. कॉपर की बात करें तो कॉपर की माइन झुंझुनू में है और ये राजस्थान में सिचुएटेड है. ये नोटेबल कॉपर रिजर्व है खेतरी बेल्ट में. Next question. Which law was studied in the year 1787 in which it was said that the volume of a gas increases with its absolute temperature and if its absolute temperature decreases then the volume decreases. यानी कि volume is directly proportional to temperature. ये कौन से law में stated है? Correct answer will be Charles law. Option 4 will be the correct answer. Charles law states that the volume of the gas is directly proportional to absolute temperature in Kelvin provided the pressure remains constant at temperature. As the temperature increases volume increases. Temperature decrease करेगा तो volume भी decrease करेगी. Next question. In India, which of the following bills cannot be introduced in the Rajya Sabha? Correct answer for this question will be option number 3 यानी कि मनी बिल्स. तो मनी बिल्स को बेसिकली राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है. Money bill can be introduced only in the Lok Sabha as per the Article 109 of our Indian Constitution. The Rajya Sabha has limited powers over money bills and cannot introduce or amend them. तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. In 1962, who published the history of ocean basins which outlined the theory how tectonic plates could move, later called as sea floor spreading? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 यानी कि हैरी हैमंड हेस. तो हैरी हैमंड हेस ने द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन्स करके दी थी एक थियोरी, एक बुक पब्लिश की थी जिसमें इन्होंने बताया था कि टेक्टोनिक प्लेट्स यानी कि जो हमारी प्लेट्स हैं अर्थ के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो कैसे मूव करती हैं. और लेटर इस थ्योरी का नाम सी फ्लोर स्प्रेडिंग रख दिया गया था. तो ये आपको ध्यान में रखना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. तो यहाँ पे बेसिकली यही चीज़ लिखी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स अ हाई कोर्ट टू इशू अ रिट? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट के पास अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी रिट को इशू कर सकता है. आर्टिकल 226 empowers High Court to issue writs for the enforcement of fundamental rights and other purposes, which includes ये writs कौन सी हैं? habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto. और इन writs को हम डिटेल में वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं. तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए लेट्स एंड दिस वीडियो. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई वुड लाइक टू विश यू all the very best for your coming examinations.